हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 की प्रश्न संख्या 6, जो कि आपकी कक्षा 10 गणित की किताब की पेज संख्या 56 पर दिया गया है, उस प्रश्न को और उस प्रश्न के हल को समझने का प्रयास करेंगे। आप अपनी कक्षा 10 गणित की किताब की पेज संख्या 56 पर दिए गए प्रश्न 6 को देख रहे होंगे, जो कि आपकी किताब की प्रश्नावली 3.2 का छठा प्रश्न है। इसके अंतर्गत लिखा है कि एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, नंबर 2 समांतर रेखाएं हों, नंबर 3 समपाती रेखाएं हों। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न 6 के अंतर्गत 3 पार्ट दिए गए हैं और इन्हें हमें हल करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस हल के अंतर्गत मैंने लिखा है कि दी गई रैखिक समीकरण है 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0, जिसे हम 2x धन 3y धन ब्रैकेट में ऋण 8 बराबर 0 लिख सकते हैं और इसे समीकरण 1 मान सकते हैं। और यदि हम इसकी व्यापक रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पहले रैखिक समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से तुलना करें तो हम पाते हैं कि x के गुणांक a1 के स्थान पर दी गई रैखिक समीकरण में 2 है, इसलिए हम a1 को 2 के बराबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार y के गुणांक b1 के स्थान पर दिए गए रैखिक समीकरण में हमें 3 दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम b1 बराबर 3 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। और इसी प्रकार अचर पद c1 की तुलना जब हम दी गई रैखिक समीकरण के अचर पद से करते हैं तो हम देखते हैं कि c1 के स्थान पर दी गई रैखिक समीकरण में ऋण 8 है, और इस प्रकार हम c1 के स्थान पर या c1 बराबर ऋण 8 ले सकते हैं या लिख सकते हैं। इस प्रकार दी गई रैखिक समीकरण की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से करने पर हमें a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर ऋण 8 प्राप्त होता है। अब हमें एक
ऐसी ही और रैखिक समीकरण प्राप्त करनी है जो प्रश्न 6 के तीनों भागों में से प्रत्येक भाग को संतुष्ट करती हो, अर्थात अभीष्ट रैखिक समीकरण हो। तो यदि हम उसे इस प्रकार की जो अभीष्ट रैखिक समीकरण हमें ज्ञात करनी है, उसे हम व्यापक रैखिक समीकरण युग्म के दूसरे समीकरण के रूप में मान लें, जो कि यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, जिसे हम समीकरण 2 मान सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त करना है दो चरों में, जिसमें से हमें एक रैखिक समीकरण दी गई है और दूसरे रैखिक समीकरण को हमें ज्ञात करना है, जो कि हमारे लिए अभीष्ट है, अर्थात हमारे लिए इच्छित है, कि जिसको हम ज्ञात करना चाहते हैं। और उसके लिए तीनों भागों में एक एक शर्त या प्रतिबंध दिया गया है कि वह रैखिक समीकरण किस प्रतिबंध को पूरा करेगा, और उसी आधार पर हमें अभीष्ट रैखिक समीकरण ज्ञात करनी है। तो जो पहला भाग है प्रश्न 6 का, उसमें दिया गया है कि यदि दो चरों में जो रैखिक समीकरण युग्म हमें प्राप्त होगा, उसका जो ज्यामितीय रूप है या ज्यामितीय निरूपण है, वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए। और हम यह जानते हैं कि जब भी किसी रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं, तो वह a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इस शर्त को पूरा करता है। रैखिक समीकरण युग्म में a1 और a2 समीकरण युग्म के दोनों रैखिक समीकरणों के x के गुणांकों का अनुपात होता है, और b1/b2 दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के दोनों रैखिक समीकरणों के y के गुणांकों का अनुपात होता है। ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। यह शर्त तब के लिए होती है जब दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का जो ज्यामितीय निरूपण होता है, वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। तो चूंकि हमें एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म का, और दूसरा रैखिक समीकरण युग्म हमने मान लिया, दूसरा रैखिक समीकरण हमने रैखिक समीकरण युग्म का मान लिया है, जो कि यहाँ समीकरण 2 के रूप में लिखा गया है, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। और प्रश्न 6 के पहले भाग में हमें ऐसा रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त करना है जिसका ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इस शर्त को पूरा करेगा। और इसी शर्त से हम एक संबंध ज्ञात करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इस b1 को हम a2 के जगह पर ले आएंगे, यहाँ पर ये अंश में है, यहाँ हर में आ जाएगा, और ये b2 यहाँ पर भाग में है या बटे में है, और दूसरी इसको यहीं पर रखेंगे। और इस प्रकार b1 को हम लाएंगे a2 के स्थान पर, और a2 को ले जाएंगे b1 के स्थान पर। तो a2 यहाँ पर भाग में है, ऊपर अंश में पहुँच जाएगा b1 के स्थान पर, और b1 यहाँ पर अंश में जो है वो
आ जाएगा भाग में, क्योंकि यहाँ पर हम इसे गुणे में लिख सकते हैं। b1 यहाँ पर गुणे के रूप में है दाहिनी तरफ, तो इसीलिए बाईं तरफ जब आएगा तो भाग में आएगा, तो a1 बटा b1 हो जाएगा। उसे ही यहाँ पर लिखा गया है a1 बटा b1 बराबर नहीं है, a2 पहुँच गया b1 के स्थान पर, तो वहाँ पर हो जाएगा दाईं ओर हो जाएगा a2 बटा b2। अब हम a2 बटा b2 को बाईं ओर लिख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर a2 बटा b2 बराबर नहीं है a1 बटा b1, इस रूप में लिखा गया है। अब a1 हमें पहले रैखिक समीकरण से पता है, a1 का मान 2 के बराबर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, वही यहाँ पर लिखा गया है। a1 बराबर 2 है और b1 बराबर 3 है। इस प्रकार a1 बटा b1 बराबर हो जाता है 2 बटा 3 के। तो ऐसी स्थिति में हम ये निष्कर्ष यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि a2 बटा b2 बराबर नहीं होना चाहिए 2 बटा 3 के। तो हम a2 बटा b2 जो कि एक अनुपात है, वो उसे हम 2 बटा 3 के बराबर नहीं लेंगे और कोई भी संख्या इसके स्थान पर हम ले सकते हैं। वही हम यहाँ पर हमने यहाँ पर दिखाया है कि a2 बटा b2 बराबर 5 बटा 7 हम ले सकते हैं, या 4 बटा 3 ले सकते हैं, या 2 बटा 5 ले सकते हैं, या अन्य कोई भी ऐसी प्रकार की संख्या ले सकते हैं। बस हमें यह ध्यान रखना है कि वह संख्या 2 बटा 3 के बराबर ना हो, क्योंकि ये यहाँ पर शर्त निकल करके आई है, यह प्रतिबंध यहाँ पर है। तो 2 बटा 3 के बराबर हमें संख्या को नहीं लेना है। अब इसके बाद यदि हम a2 बटा b2 को 5 बटे 7 के बराबर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में a2 अंश में है इसी, और यहाँ पर बाईं तरफ और दाईं तरफ अंश में 5 है, तो हम a2 को 5 के बराबर ले सकते हैं। और b2 बाईं ओर हर है और दाईं ओर हर 7 है, और ये दोनों ही संख्याएं बराबर हैं, इसलिए हम b2 को 7 के बराबर ले सकते हैं। और वही यहाँ पर हमने किया भी है, a2 को 5 के बराबर लिया है, b2 को 7 के बराबर लिया है, और इस प्रकार जो अभीष्ट 2 चर वाला रैखिक समीकरण है उसे हम लिख सकते हैं 5x धन 7y धन ऋण 8 बराबर 0। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जो हमने दूसरा रैखिक समीकरण माना था वह a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 था, और a2 को हमने 5 के बराबर मान लिया है और b2 को हमने 7 के बराबर मान लिया है, और c2 को हमने ऋण 8 ही रखा है, क्योंकि यहाँ पर c2 के लिए अर्थात अचर पद के लिए कोई शर्त नहीं है, केवल a1 a2 और b1 b2 के मानों को लेकर के ही शर्तें हैं। इसलिए हम a1 a2 और b1 b2 में ही परिवर्तन करते हैं जो कुछ करते हैं, परंतु a1 और b1 हमें पहली रैखिक समीकरण से मान प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए उसमें भी परिवर्तन नहीं करना है। हमें केवल a2 और b2 के मान अब स्वेच्छा से इस प्रकार लेने थे कि जिससे दी गई शर्त पूरी हो जाए। तो वो हमने a2 को 5 के बराबर लिया, b2 को 7 के बराबर लिया, और इस प्रकार जो हमें रैखिक समीकरण, जो दूसरी रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हुई वो 5x धन 7y धन ब्रैकेट में ऋण 8 बराबर 0 के रूप में प्राप्त हुई, जिसे हम 5x धन 7y ऋण 8 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो दूसरी रैखिक समीकरण हमें ज्ञात करनी थी पहले पार्ट के लिए, छठे प्रश्न के पहले पार्ट के लिए, वो हमें 5x धन 7y ऋण 8 के बराबर प्राप्त हो गई। यहाँ पर हमें केवल यह ध्यान रखना है कि अचर पद c2 के लिए कोई शर्त नहीं है। आप c2 को c1 के बराबर भी ले सकते हैं, c2 को c1 के बराबर ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम c2 को ऋण 8 के बराबर लेकर चलते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा प्रश्न था
दूसरा पार्ट था आपका छठे प्रश्न का, उसमें आप देख रहे हैं कि दिया है कि रेखाएं जो ज्यामितीय निरूपण है रैखिक समीकरण युग्म का, वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वे समांतर रेखाएं हों दूसरे पार्ट में। तो हम यहाँ पर चूँकि दूसरा रैखिक समीकरण हमने पहले ही मान लिया है कि जो अभीष्ट रैखिक समीकरण है वो a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के रूप का होगा, इसे हमने मान लिया है। अब हमें इसमें केवल a2, b2 और c2 के मानों को देखना है कि ये कितने के बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो दी गई शर्त है उसी को लिखा गया है। यदि प्राप्त दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण समांतर रेखाएं हों, तो समांतर रेखाएं होने के लिए जो शर्त होती है रैखिक समीकरण युग्म के लिए वो आपको ज्ञात होगी, क्योंकि यह हम इससे पूर्व पढ़ चुके हैं। वह होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। a1 a2 x के गुणांक हैं, b1 b2 y के गुणांक हैं और c1 c2 अचर पद हैं। तो इस शर्त का यदि पालन करता हुआ अगर रैखिक समीकरण युग्म है तो उस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण समांतर रेखाओं के रूप में हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर हमें समांतर रेखाओं के रूप में ही ज्यामितीय निरूपण प्राप्त करना है। तो निश्चित रूप से ये शर्त पूरी होनी चाहिए और इस शर्त को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, जिसे हम 1 बटा k के रूप में ले सकते हैं। k यहाँ पर कोई एक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और 1 बटा k को फिर हम बराबर ये इस रूप में लिख सकते हैं कि 1 बटा k बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के। और इसके पश्चात हम इन दोनों ही निष्कर्षों से, दोनों ही समीकरणों से हम यह प्राप्त कर सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर 1 बटा k और b1 बटा b2 बराबर 1 बटा k, दोनों ही बराबर हैं। और जो यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष जो हमें प्राप्त होगा वो c2 को हम इधर ले आएँ, दाईं तरफ से बाईं ओर ले आएँ, तो 1 और c2 की गुणा हो जाएगी तो c2 हो जाएगा। यहाँ c2 भाग में है, यहाँ अंश में जाएगा गुणा के साथ, तो c2 गुणे 1 हो जाएगा। तो c2 बराबर, और k c1 के साथ गुणा में चला जाएगा, बाईं ओर से दाईं ओर जब जाएगा तो भाग से गुणा में चला जाएगा। तो c2 बराबर नहीं है k c1 के, हमें ये निष्कर्ष प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो दो निष्कर्ष शुरू में हमें प्राप्त हुए थे उससे हम यदि a2 का मान ज्ञात करें तो a2 1 के साथ गुणा में जाएगा और a2 हो जाएगा, और k और a1 की गुणा हो जाएगी, इससे a1 k हमें प्राप्त होगा। तो a2 बराबर a1 k प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार b2 बराबर b1 k प्राप्त होगा। b1 और k गुणा हो जाएंगे और b2 और 1 की गुणा होगी। तो इस प्रकार आपको b2 बराबर b1 k प्राप्त होगा। और तीसरा निष्कर्ष जो है वो c2 बराबर नहीं है c1 के, इस रूप में हमें प्राप्त होगा। अब यदि हम यहाँ पर जो k निश्चित संख्या है उसे हम 3 के बराबर लेते हैं, और जबकि हमें पता है कि a1 2 के बराबर है, b1 3 के बराबर है और c1 ऋण 8 के बराबर है। यह आपको पहले दी गई जो रैखिक समीकरण थी उससे आपको ये मान प्राप्त हुए थे, उन्हीं मानों को यहाँ पर लिखा गया है। अब a1 के बराबर 3 हम रख दें और a1, b1 और c1 के मान रख दें तो हमें a2 का मान 6 प्राप्त हो जाता है, b2 का मान हमें 9 प्राप्त हो जाता है, और c2 बराबर नहीं है ऋण 8 c1 है और k का मान 3 है, तो बराबर नहीं होगा
ऋण 24 के। यहाँ पर जो बराबर नहीं लिखा गया है ये वास्तव में यहाँ पर बराबर होना चाहिए, क्योंकि 8 ऋण 8 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें ऋण 24 प्राप्त होगा, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर जो ऋण 8 और 3 का गुणा होगा उससे हमें ऋण 24 प्राप्त होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं C2 बराबर नहीं है ऋण 8 गुणे 3 बराबर ऋण 24, या हम इस पूरे निष्कर्ष को ऐसे लिख सकते हैं कि C2 बराबर नहीं है ऋण 24 के। और इस प्रकार हमें जो A2 का मान प्राप्त होता है वो 6 के बराबर प्राप्त होता है, B2 का मान 9 के बराबर प्राप्त होता है और C2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए ऋण 24 के, ये प्राप्त होता है। यह हमें ध्यान रखना है। अब यदि हम जो रैखिक समीकरण दूसरी हमने मानी थी वो A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 थी, उसमें हम A2, B2 और C2 के मान रख दें जो हमारे दिए गए जो पार्ट 2 में दिए गए प्रतिबंध को पूरा करते हों, ऐसे मान हमें लेने हैं। तो उनको देखते हुए अगर हम मान लिखते हैं तो A2 बराबर हमें 6 लिखना है, A2 की जगह पर हमें 6 लिखना है, इसलिए 6x हो जाता है। और B2 की जगह हमें 9 लिखना है, यानी B2 की जगह हमने यहाँ पर 9 लिखा है, आप देख रहे हैं। तो 6x धन 9y हो जाता है। इसके बाद C2 जो कि अचर पद है, उसे हमें यहाँ पे जो शर्त प्राप्त हुई है वो ये प्राप्त हुई है कि C2 ऋण 24 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो हमें ध्यान रखना है। तो C2 का मान हम ऋण 24 के अतिरिक्त कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने 13 के बराबर C2 का मान लिया है जो कि ऋण 24 के बराबर नहीं है। इस प्रकार से हमें जो रैखिक समीकरण दूसरी वाली जो प्राप्त होती है वो 6x धन 9y और धन 13 बराबर 0 प्राप्त होती है। और यही हमारी दूसरी अभीष्ट रैखिक समीकरण है जिसे हम प्राप्त करना चाह रहे थे। और इस दूसरी रैखिक समीकरण को अगर हम पहली रैखिक समीकरण के साथ लिखेंगे तो जो हमें रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त होगा वह रैखिक समीकरण युग्म ऐसा होगा कि जिसका अगर हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। और यही पार्ट 2 में दी गई शर्त थी कि हमें दूसरा रैखिक समीकरण ऐसा प्राप्त करना है कि पहले रैखिक समीकरण और दूसरे प्राप्त किए गए रैखिक समीकरण से जो रैखिक समीकरण युग्म हमें प्राप्त हो उसका ज्यामितीय निरूपण समांतर रेखाओं के रूप में होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने दूसरे पार्ट को यहाँ पर हल किया, जो कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कोई परेशानी होती है समझने में तो आप पूछ सकते हैं। और तीसरा पार्ट जो दिया गया है उसमें आप देखें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि आपको ऐसा रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त करना है तीसरे पार्ट में कि जिसका जो ज्यामितीय निरूपण हो वो समपाती रेखाओं के रूप में हो और समपाती रेखाओं के रूप में हो। इससे संबंधित जो हल यहाँ पर मैंने दिया है वह आप देख रहे होंगे। इसमें तीसरे पार्ट में भी हमने उसी रूप में शुरुआत की है जैसा कि पिछले 2 पार्ट्स में हमने शुरुआत की थी। तो यहाँ पर लिखा गया यदि प्राप्त 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण समपाती रेखाएं हों तो जो प्रतिबंध है, जो शर्त है, वो ये दी गई शर्त है यहाँ पर, ये पूर्ण होनी चाहिए। उसको लिखा गया है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये शर्त पूरी होनी चाहिए। ये किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के लिए आवश्यक शर्त है, अनिवार्य शर्त है। कब? जबकि
उसका ज्यामितीय निरूपण संपाती रेखाओं के रूप में हो, उस समय के लिए ये अनिवार्य शर्त है या अनिवार्य प्रतिबंध है। और इसको कैसे लिखा है, आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, यदि ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसे यदि हम 1/K मान लें, यहाँ पर K कोई एक निश्चित संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो हम A1 A2 को हम ले आए दाईं तरफ और K को ले जाएं बाईं तरफ, तो उस स्थिति में A2 दाईं तरफ अकेला हो जाएगा, A2 और 1 की गुणा होगी तो A2 आ जाएगा, और K और A1 की गुणा होगी तो A1K आ जाएगा। इस प्रकार A2 बराबर A1K आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार B1/B2 बराबर 1/K से हमें B2 बराबर B1K के रूप में प्राप्त होगा और C2 बराबर C1K के रूप में प्राप्त होगा। और यहाँ पर भी यदि हम K बराबर 3 ले लेते हैं, लेने के लिए आप कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं या कोई भी संख्या ले सकते हैं, पूर्णांक कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने K बराबर 3 ही लिया है। तो आप यदि K बराबर 3 लेते हैं तो उस स्थिति में A2 अगर ज्ञात करेंगे तो A1 का मान हमें पहले से पता है कि A1 बराबर 2K है, B1 बराबर 3K है, C1 बराबर ऋण 8K है। ये हमें पहले रैखिक समीकरण से प्राप्त हुआ था, यह आपको पता होगा, याद होगा। और इस प्रकार A2 का मान जब हम प्राप्त करते हैं, A1 की जगह 2 रख देते हैं, K की जगह 3 रखते हैं, तो 2 × 3 बराबर 6, तो A2 बराबर 6 प्राप्त होता है। इसी प्रकार B1 और K का मान जब रखते हैं तो B2 का मान हमें 3 × 3 बराबर 9 के रूप में प्राप्त होता है। और C2 बराबर C1 का मान ऋण 8 लिखते हैं और K का मान 3 रखते हैं, तो C2 बराबर हमें ऋण 24 के रूप में प्राप्त होता है। ऋण 8 × 3 बराबर ऋण 24, तो C2 बराबर ऋण 24 प्राप्त होता है। अब ये इस प्रकार हमें A2 बराबर 6 प्राप्त हो जाता है, B2 बराबर 9 प्राप्त होता है, C2 बराबर ऋण 24 प्राप्त होता है। और ये तीनों ही मान जब हम लेते हैं तो जो दूसरा रैखिक समीकरण था A2x धन B2y धन C2 बराबर 0, उसमें यदि हम A2, B2 और C2 के मान प्रतिस्थापित कर देते हैं या रख देते हैं, तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं A2 बराबर 6 के रखा तो 6x हो गया, B2 की जगह 9 रखा तो 9y हो गया ये पद, और अचर पद C2 की जगह जब हमने ऋण 24 रखा तो ब्रैकेट के अंदर ऋण 24 हो गया। और इस प्रकार जो दूसरा रैखिक समीकरण जिसे हम प्राप्त करना चाह रहे थे, वह हमें प्राप्त होता है 6x धन 9y धन ब्रैकेट में ऋण 24 बराबर 0, जिसे आप लिख सकते हैं 6x धन 9y ऋण 24 बराबर 0। और ये जो 6x धन 9y ऋण 24 बराबर 0 है, यह दूसरा अभीष्ट रैखिक समीकरण है और तीसरे पार्ट के लिए अभीष्ट रैखिक समीकरण है, जिसमें कि हमें ऐसा रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त करना था जिसका यदि हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो हमें संपाती रेखाएं प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा तीसरे पार्ट में कहा गया था। तो इस प्रकार से हमने इस छठे प्रश्न के तीनों भागों को हल किया और मैं समझता हूँ आप इसे निश्चित रूप से आसानी से समझ रहे होंगे और समझ गए भी होंगे। यदि कहीं कोई समझने में कठिनाई आती है तो आप मुझसे अवश्य पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।